अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। मेन पॉइंट्स जो आज आपके साथ डिस्कस करने हैं और धमाकेदार एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बल्कि पहली खबर से हम शुरू ही कर लेते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि नियाज़ी साहब जो हैं, आपको पता है कि अब उनको 4 दिन से ऊपर हो गए हैं जेल में। आपको ये भी पता है कि नईम पंजोथा जो उनके वकील हैं वो उनसे मिलने के लिए गए थे, और आपको ये भी पता है कि उनके 2 वकला ने अटक जेल में जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उनकी वर्दी फाड़ी थी। आपको मैं पिछले प्रीवियस व्लॉग में ये भी बता चुकी हूँ कि नियाज़ी साहब के दोनों वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। दूसरी तरफ उनके जो मेन वकील है नईम पंजोथा, उनके खिलाफ जो है वो FIA में तहकीकात जारी हैं और उनको तफ्तीश के लिए वहाँ पे बार बार बुलाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि FIA उनको बार बार इसलिए तलब कर रहा है क्योंकि नईम पंजोथा ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने जज दिलावर मलिक के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया था कि सोशल मीडिया पे वो नियाज़ी साहब के खिलाफ पोस्ट लगाते रहे हैं, जबकि वो अकाउंट ही जाली था। और अब मैं आपको बता दूं कि नियाज़ी साहब के ऊपर जो है वो एक और बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, और वो ये है कि आपको पता है कि जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे उसी दिन एतजाज़ एहसन साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंडे के दिन जो है वो नियाज़ी साहब जो हैं वो छूट जाएंगे। लेकिन आज आप देख लें कि क्या दिन हो गया है, बल्कि आज जो है वो फ्राइडे हो गया है। तो फ्राइडे के बावजूद जो है वो नियाज़ी साहब जो हैं वो नहीं छूट सके। नईम पंजोथा की भी मिन्नतें कर रहे हैं। उल्टा नईम पंजोथा ने भी उनको ये कह दिया कि हम तो खुद अपनी तफ्तीशों में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर मैंने अब आपको देनी है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस नियाज़ी साहब के ऊपर चल रहा था, उसकी जो ज़मानत उन्होंने दायर की थी अपने वकला के थ्रू, वो दरख्वास्त ज़मानत जो है उनकी वो खारिज हो गई है। और इसकी रीज़न बताई जा रही है अदम पैरवी की वजह से उनकी ज़मानत जो है वो खारिज की गई है। और इससे पहले मैं आपको राना सनाउल्लाह का बयान सुनवा चुकी हूँ जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर नियाज़ी साहब जो हैं वो एक केस में बाहर निकलेंगे तो दूसरे केस में पकड़े जाएंगे, दूसरे केस में बाहर निकलेंगे तो तीसरे में पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है फॉरेन फंडिंग का भी केस है, उनके ऊपर तोशाखाना का भी केस है, उनके ऊपर 190 मिलियन जो पाउंड का केस है वो भी उनके ऊपर है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अंदर की खबरें जो आ रही हैं वो तो ये हैं कि नियाज़ी साहब का जो बोरिया बिस्तर है वो मुकम्मल तौर पे गोल तो हो चुका है, लेकिन उस सर्कल के अंदर वो कितने साल भागेंगे वो तकरीबन 10 साल हैं। और ये हर वो बात पूरी हो रही है जो नियाज़ी साहब दूसरी यानी ऑपोजिशन के लिए कहा करते थे। वो कहा करते थे कि 2033 या 35 तक जो है वो नियाज़ी साहब ही रहेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा ये करें कि अब ये आगे जो हालात बन रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि 10 साल तक नियाज़ी साहब जो हैं वो इन केसेस को भुगतेंगे, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशाखाना का केस है, और ये 190 मिलियन पाउंड का जो अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है। और 10 साल तक इसी सर्कल में घूमते रहेंगे, इसी तरह ज़मानतें मिलेंगी, फिर जेल जाएंगे, फिर बाहर छूटेंगे, और यही चीज़ें जो हैं वो अब आप आने वाले अगले 10 साल तक सुनेंगे। और जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसका बड़ा सबूत है वो ये भी है कि अगर नियाज़ी साहब ने अभी छूट जाना होता तो उनके घर के बाहर जो बैरियर्स हैं उनको मज़ीद आगे, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता, उन बैरियर्स को मज़ीद आगे लगाया जाता। लेकिन अब हुआ क्या है कि उनके घर के आगे जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन से आगे आपको पता है कि फिर वो जो डबल रोड आती है, और उस डबल रोड से पहले जो एक दरख्तों की एक पट्टी आती है, वहाँ पर सर्विस लेन पर और जो मेन रोड के पास या नियाज़ी साहब के घर के राइट और लेफ्ट में जो बैरियर्स पड़े हुए थे वो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर रखे जा रहे हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पे सफाई का काम शुरू हो चुका है। जितने भी बैरियर्स हैं उनको उठाकर वहाँ से इंतज़ामिया जो है वो ले जा रही है। और तीसरी तरफ जो है वो नियाज़ी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है, और वो है जी साइफ़र का। अब तोशाखाना का केस, फॉरेन फंडिंग का केस, अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस, ये सारे तो उनके ऊपर पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो साइफ़र वाला केस है ये नियाज़ी साहब के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। और वो इस तरह से कि अभी की बार जो इंटरसेप्ट जो अखबार है जिसने इसको छापा था, उस अखबार ने खुद अपने मुंह से ये कह दिया है कि जनाब जी हमें जिस शख्स ने ये दिया था उसने क्लेम तो किया था कि वो एक्स आर्मियन है, वो कोई आर्मी से रिलेटेड बंदा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आदिल बाजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि वो शख्स वाकई आर्मियन था भी या नहीं, लेकिन उसने हमें ऐसा बताया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई नामालूम शख्स जो है मुझे अपना कोई नाम बता के कोई खबर शेयर करे तो मैं आपके साथ एज इट इज़ खबर शेयर करूंगी, और मैं ये कहूँगी कि मेरी खबर का सोर्स ये है, इसने मुझे ये खबर बताई है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि आया ये इस डेजिग्नेशन के ऊपर है भी या नहीं। तो ये क्या कर नियाज़ी साहब ने दोबारा से जो साइफ़र का नया कट्टा खोला है, उन्होंने अपने पैरों के ऊपर फिर से कुल्हाड़ी मारी है। और मैं आपको एक गैर मुल्की सहाफ़ी का तर्जुमे के साथ एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसमें फिर मैं आपको ये साबित करके बताऊंगी कि जिसने ये इंटरसेप्ट अखबार के अंदर लिखा है ये सारा कॉलम, वो खुद भी एक यूथिया निकला है, और सबूतों के साथ दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये जो एक इंटरनेशनल सहाफ़ी है
इसका साइफ़र के ऊपर जो है सवाल न्याज़ी साहब से दिखाती हूँ कि वो पहले न्याज़ी साहब से ये पूछता है कि मुझे ज़रा ये बताइए कि साइफ़र के मामले में आप जो ये सारी बातें करते हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और जवाब जो है सवाल गंदुम है और जवाब जो है वो चना आता है। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो न्याज़ी साहब आगे से जवाब अफ़गानिस्तान का दे देते हैं। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। हैव अ लुक। I know you said that you believe that the driver of your ouster was clearly internal and not driven from outside. But I'm also curious, given that the U.S. expressed its private approval for you to be pushed out of office through a no confidence vote, I'm wondering what it was that you think drove the United States to that position. Do you think it had something to do with your willingness to work with the Taliban after the Taliban took over? Do you think it had something to do with the war in Ukraine, or what is your read of the geopolitics that would have led the United States to go from supportive to willing to see you thrown out? Well, for a start, the Trump administration acknowledged that I was the one who consistently kept saying there was not going to be a military solution in Afghanistan. It's because I know Afghanistan, I know the history, and the province, the Pashtun province. Remember, Afghanistan has 50% Pashtuns, but the Pashtun population is twice as much in Pakistan. And my province, where I first got into power, is the Pashtun province bordering Afghanistan. So I kept saying there would not be any military solution. अब मैंने आपको सबूत देना है कि ये जो यूथिया है इसने दरअसल ये इंटरसेप्ट के अंदर कॉलम लिखवाया और इसके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन है, वो स्पॉन्सर्स भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको न्याज़ी साहब का एक ग्रिड वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो साइफर के बारे में कितने झूठ बोलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ये अमेरिका की साजिश थी, फिर उन्होंने कहा ये बाजवा की साजिश थी, फिर उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ की साजिश थी, फिर उन्होंने कहा ये हुसैन हक्कानी की साजिश थी, फिर उन्होंने कहा ये मोहसिन नकवी की साजिश थी। ये जरा ग्रिड वीडियो देखें, उसके बाद हम सबूतों की तरफ चलते हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की। जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई है कि हुसैन हक्कानी को 2021 में उसको हायर किया गया। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वॉशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी। जी, तो आपने न्याज़ी साहब का ये वीडियो भी देख लिया। यानी कि मैं कहती हूँ कि जो भी न्याज़ी साहब को फॉलो करता है ना, उसको सल्यूट करें आप, कि जो इतने झूठ सुनने के बावजूद भी उनको अपना लीडर मानता है, इतने झूठ और इतने यू टर्न्स के बाद भी उनके साथ है। अच्छा, अब मैं आपको सबूत जो है ना वो एक और दिखाती हूँ जो आपको साथ साथ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये जो शख्स है, ये सबूतों के साथ इसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। ये बंदा इंटरसेप्ट अखबार के अंदर जो लिख रहा है, इसका नाम जब सर्च किया गया, इसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाया गया तो पता ये चला कि ये तो एक भरपूर यूथिया था। ना सिर्फ यूथिया था बल्कि सबूत के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो जुल्फी बुखारी के जितने भी ट्वीट्स हुआ करते थे माजी में, उनको रीट्वीट किया करता था। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन कौन था। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो हैं वो जुल्फी बुखारी भी थे। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो हैं वो ये शख्स भी शामिल था। इन तमाम चीज़ों के पीछे न्याज़ी साहब किस किस को बोलते रहे हैं, अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। और अब मैंने सबूत के साथ आपको ये चीज़ें भी दिखा दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और सबूत दिखाना चाहती हूँ। वो ये है कि जितने भी न्याज़ी साहब के जो साथी हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, जो भी अब्रॉड का अखबार होता है, जो भी बाहर का अखबार होता है, वो बड़ा मुस्तनद होता है, वो बिना किसी चीज़ की गलत खबर नहीं छापता। हालांकि गलतियां तो उनसे भी होती हैं, हालांकि वो चीज़ें गलत करते हैं, वो भी लॉबिंग का हिस्सा करते हैं। लेकिन अगर इनकी बात मान ली जाए यूथियों की कि ठीक है जी मोतबर अखबार, तो मैं आपको बता दूँ कि बाहर का गैर मुल्की जो सबसे मोतबर अखबार माना जाता है उसका नाम है जी फाइनेंशियल टाइम। अब ये फाइनेंशियल टाइम जो है स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि जनाब ये जो न्याज़ी साहब हैं, इन्होंने आज तक अपनी शौकत खानम के लिए जितना भी चंदा इकट्ठा किया है, उस चंदे को इन्होंने हॉस्पिटल पे खर्च करने के बजाय कहाँ लगाया है? सियासत में अपनी कैंपेन्स चलाने के लिए इन्होंने चलाया। तो फिर यूथिया भाई जो हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर बाहर के जो गैर मुल्की अखबार हैं वो बिल्कुल सच लिखते हैं,
तो फिर आप इस खबर को क्यों नहीं मानते? इस खबर को आप मिनोअन क्यों नहीं मान रहे? और आपको मैंने ये सबूत भी दे दिया कि जुल्फी बुखारी से ताल्लुक़ कैसे है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये शख्स जो है ये यूथिया है। और मैंने आपको अब अगला जो सबूत देना है ना, उसमें मैंने न्याज़ साहब का आपको एक वीडियो दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंटरसेप्ट अखबार है, इस अखबार के पीछे जो खातून है जिनका यहाँ पे आपको अकाउंट भी नज़र आ रहा है, सुमी या सिमी अग्रवाल इनका नाम है, और ये इंडियन है। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, आपको सारी लॉबिंग समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि न्याज़ी साहब दरअसल कर क्या रहे हैं। मैं आपको न्याज़ी साहब का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिश कर लें आप इस मुल्क के लिए, जितने भी आप पॉलिसीज़ बना लें, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो कहते हैं कि जो है ये मुल्क जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। न्याज़ी साहब के मुँह में खाक क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहरहाल जी, अब मैं आपको देती हूँ एक अच्छी खबर, क्योंकि बुरी खबरें तो आप देखते ही रहते हैं। अच्छी खबर ये है कि नवाज शरीफ जो हैं अब वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी के जितने भी लोग थे उनसे जब पूछा जाता था कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, तो वो ये ज़रूर कहते थे कि आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, उनका कब का प्रोग्राम है, ये नहीं बताते थे। अब फाइनली जो है वो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने जब उनसे ये पूछा कि कब आ रहे हैं, तो फाइनली जो डेट अनाउंस कर दी गई और कहा गया कि वो नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर होंगे। क्या कहा शहबाज शरीफ ने, खुद ही सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाल्लाह। अगले महीने आएंगे? जी जी, सितंबर की कोई कट ऑफ डेट है? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। कोई इस्तकबाल वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ये उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, कौम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी इंशाल्लाह। सर अगर जी, तो अभी नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क में आ रहे हैं, और आकर वो अपनी कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। दूसरी तरफ वो देखें कि मुझे याद आता है वो वक्त के किस तरह से नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला को पुकार के कहा था कि मैं अपना मामला जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और वो मामला आपने देखा। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ये किया है कि जब आप मामलात को अपने हाथों में लेते हैं तो आप बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, लेकिन जब आप सारे मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़ के कहते हैं ना कि इस चीज़ का बदला या अल्लाह पाक आपने हमें जो है वो देना है, इसका बदला, इसका मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, तो अल्लाह ताला यकीन करें कि ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं, और वो जो सामने वाला शख्स होता है ज़्यादती करने वाला, उसको ऐसी ऐसी सज़ा मिलती है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं। आप ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं कि इस शख्स के साथ क्या हो रहा है। ये वही न्याज़ी साहब है ना जो कहते थे मारूंगा, तड़पाऊँगा, एसी निकाल दूंगा, खाने नहीं दूंगा, इनको फर्श पे सुलाऊंगा, चीनी बिखेर दूंगा, कीड़े आ जाएंगे, इनको घरों से निकाल के घसीटूंगा, ये जेलों में रहेंगे, 2035 तक मैं रहूँगा, फैज़ रहेगा। वो कहाँ गए सब लोग जिनके, वो कहते हैं ना, जिनके ऊपर तकिया किया, वो तकिया पता नहीं कहाँ चला गया। बहरहाल, और अब चलते हैं जनाब जी आज की आखिरी खबर की तरफ। और आखिरी खबर ये है कि आपको पता है कि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर हादसा पेश आया रेल का, और आपको पता है कि वो एक लकड़ी दिखाकर कहा गया कि जनाब ये लकड़ी देखें, लकड़ियाँ लगा लगा के इन्होंने पटरियों को जोड़ा हुआ है। वो बेसिकली एक गलत खबर थी, यानी गलत तरीके से उसको जोड़ा गया था। उसके ऊपर साद रफ़ीक, जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनका भी बयान आया, वो बयान भी मैं आपको सुनवा दूंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो उस इलाके के लोग हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया, उन्होंने बेसिकली चोरों को पकड़ा। अब ये चोर कौन है? ये नशेई चोर हैं। ये वो चोर हैं जो लोगों के घरों के बाहर से मोटरें चुरा के ले जाते हैं, जो सड़कों के ढक्कन चुरा के ले जाते हैं। तो पता ये चला कि खुदा न खास्ता ये तो बहुत बड़ा और भी हादसा पेश आ सकता था, क्योंकि ये नट बोल्ट जो होते हैं पटरियों के, वो उतारा करते थे, और ये नशेई थे, और वो नट बोल्ट इकट्ठे करके ये लोहा बेचा करते थे। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने इनको पकड़ लिया, इनकी दुर्गत भी बनाई। आई डोंट नो कि अब दुर्गत वाली वीडियो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ कि नहीं, लेकिन आप ज़रा सुनिए कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने इनकी अच्छी खासी पिटाई किया। पिटाई का वीडियो तो नहीं लगा सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली नहीं है, बट अगर आपको पंजाबी समझ में आती है तो आपको इनकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। बहरहाल ये लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक जो रेलवे की पुलिस इंतज़ामिया या जो भी उनकी इंतज़ामिया वगैरह, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, समझ से बाहर है। वरना इस तरह के हादसा जो है खुदा ना खास्ता होते रहेंगे। कितना कीमती जाना जाया थी और कोई भी वॉलंटियर का फोन बंद है, AWI जिम्मेदारी नहीं चाहता, वादे आप पुलिस नहीं आनी पई, पुलिस रेलवे वाली नहीं आनी, 15 वो नहीं पई आनी, और असा क्या करो तसाद
तो जनाब ये था आज का वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि न्याजी साहब जो हैं उनको 10 साल की जेल जो है वो करने की प्लानिंग, जो मैंने इसके पीछे का पूरा फंडा आपको बताया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। 190 मिलियन पाउंड में जो उनकी ज़मानत खारिज हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और न्याजी साहब ने साइफर का जो नया ड्रामा बनाया था उसको धबरदूस कर दिया क्या है, और जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और रेल की पटरी से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ खबर शेयर किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और नवाज शरीफ जो है वो फाइनली मुल्क में वापस आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।